रात लगभग 10 बजे आसी के कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे की नॉक की आवाज़ से आसी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने रॉकी था। आसी ने हैरान होते हुए बोला, रॉकी आप यहाँ इस वक्त? हाँ आसी, मैंने तुमसे प्रॉमिस जो किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है। चलो मेरे साथ, कहकर रॉकी आसी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। आसी ने कहा, अरे लेकिन कहाँ? तभी रॉकी रुककर हैरानी से आसी को देखकर बोला, कहाँ? अरे तुम भूल गई हमें साइको। ओफो, मेरा मतलब है क्रिस से पार्टी की इजाज़त लेनी है। वह अभी नीचे डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहा है। यह सुनकर आसी डरते हुए बोली, अभी? अरे लेकिन वह हमें कच्चा चबा जाएगा। तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम उसके भाई हो, लेकिन मुझे तो खा ही जाएगा। और अभी तो इतनी रात हो रही है, अगर उसने मुझे डांटा तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी। हम एक काम करते हैं, हम सुबह बात करते हैं, ओके? अभी आप जाओ सोने के लिए, कहकर आसी वहाँ से जाना बचाकर भाग रहे लगी। तभी रॉकी ने उसे पीछे से उसे कॉलर से पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाकर कहा, अरे कहाँ चली पार्टनर? तुम्हें भी तो मेरे साथ मरना होगा। आसी डर के मारे उसे घूर कर देखने लगी। रॉकी अपनी बात संभाल कर बोला, अरे मेरा मतलब वह कुछ नहीं करेगा, वह इतना भी खतरनाक नहीं है। एक पार्टी की ही तो बात करनी है, तुम बस मुझे पीछे से सपोर्ट करना, मैं बात करूँगा, ओके? अब चलो जल्दी, कहकर रॉकी जल्दी से आसी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घसीटते हुए सीढ़ी के रास्ते नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ ले आया। रॉकी आगे था और आसी उसके पीछे पीछे, लेकिन जैसे ही रॉकी की नज़र क्रिस पर पड़ी, वह जल्दी से साइड होते हुए आसी के पीछे आ गया और आसी को अपने आगे कर दिया। यह देखकर आसी जल्दी से रॉकी को अपने आगे करने की कोशिश करने लगी और दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। दोनों के कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तभी क्रिस, जो अपना सिर नीचे करके डिनर कर रहा था, उन दोनों की तरफ बिना देखे कठोर आवाज़ में बोला, क्या बच्चों की तरह कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ? क्रिस की कठोर और कर्कश आवाज़ सुनकर तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आसी जल्दी से अपनी सफाई पेश करते हुए मासूमियत से बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है जी, मुझे रॉकी जी लेकर आए हैं, मैं तो सोने जा रही थी। ओके जी, गुड नाइट, कहकर आसी वहाँ से भागने लगी। तभी रॉकी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर वापस अपने साथ खड़ा करते हुए कहा, नहीं नहीं, आसी के कहने का मतलब है हम लोग तो रात को टहलने निकले थे, क्या खूबसूरत हवा चल रही है। डिनर करते हुए क्रिस के हाथ अचानक रुक गए। फिर उसने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ चेहरे को ऊपर उठाकर रॉकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें हॉल में ठंडी हवा लग रही है, वह भी खूबसूरत। क्या आप मुझे बताओगे हॉल में गार्डन कब शिफ्ट हुआ? क्रिस की कठोर आवाज़ सुनकर आसी जल्दी से रॉकी के पीछे छुप गई। फिर रॉकी की शर्ट अपने कोमल हाथों से पकड़कर धीरे से अपना सर बाहर निकालकर एक झलक क्रिस को देखकर वापस अपना सर अंदर ले जाकर लेती है और फिर धीरे से रॉकी से बोलता है, रॉकी क्या कर रहे हैं? मरवाएंगे क्या? सीधा सीधा बताइए ना, आप तो मुझसे भी ज़्यादा डर रहे हैं। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बोलूँगा। अब बताते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? रॉकी धीरे से बोला, अरे क्या बताऊं, इसका चेहरा देखकर ही डर लग रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा रात को इसे देख ले तो बिस्तर गीला कर दे। तुम ही कुछ कहो ना, शायद तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर यह हाँ कह दे। इस पर आसी डर के मारे कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं शेर के मुंह में अपना सर दे दूं? अगर ऐसे ही मरना था तो खाई से गिरकर मरने में क्या बुराई थी? आप जल्दी जल्दी बात कीजिए वरना मैं भागी यहाँ से। दोनों आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। उनकी जुगलबंदी देखकर क्रिस का चेहरा और भी कठोर हो रहा था,
क्योंकि इस वक्त दोनों ही सेकंड क्लास के बच्चे की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने क्लास में मार पिटाई की है और इस वक्त वह प्रिंसिपल के सामने खड़े हैं। दोनों ही इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। लेकिन क्रिस यह देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसने कठोर आवाज़ में कहा, यह क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम दोनों की? साफ साफ बताओ क्या बात है। क्रिस दोनों को शक भरी नज़रों से देखते हुए बोला, 1 मिनट, तुम दोनों ने कोई कांड तो नहीं किया? तभी इतनी खिचड़ी पका रहे हो? तभी रॉकी जल्दी से बात को संभालते हुए बताने की कोशिश करते हुए, नहीं नहीं क्रिस, ऐसी कोई बात नहीं है। वह दरअसल हम तो तुम्हें गुड नाइट कहने आए थे। गुड नाइट क्रिस। इतना कहकर रॉकी आसी का हाथ पकड़कर बोला, आसी जल्दी भागो यहाँ से। कहकर रॉकी जल्दी से वहाँ से जाने लगा। तभी स्टॉप, जब तक मैं ना कहूँ कोई यहाँ से नहीं जाएगा, क्रिस की आवाज़ गूंज गई, जिसे सुनते ही दोनों ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और दोनों के चलते हुए कदम जो सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे थे रुक गए। रॉकी फिर से क्रिस की तरफ चेहरा करके अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया और आसी एक बार फिर रॉकी के पीछे छुप गई। अब क्रिस अपनी कुर्सी से खड़ा होकर दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। उस हॉल में पूरी तरह से शांति फैल गई हुई थी, लेकिन क्रिस के लेदर शूज़ की आवाज़ उस हॉल में गूंज रही थी। क्रिस दोनों को गुस्से में घूर कर देखते हुए बोला, लास्ट बार पूछूंगा, साफ साफ जवाब देना, क्या किया है तुम लोगों ने? अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की होगी तो तुम लोगों की खैर नहीं। क्रिस के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दोनों को डर लगने लगा। तभी रॉकी ने कुछ कहने की कोशिश की। वह क्रिस इतने में आसी रॉकी से बोली, आप रहने दो, आपसे कुछ नहीं होगा। बड़े शेर बन रहे थे। क्रिस सर झुकाकर रॉकी के पीछे छुपी हुई आसी को देख रहा था और आसी क्रिस की इस हरकत से और भी ज़्यादा रॉकी के पीछे छुपने की लगी। यह देखकर क्रिस ने अपनी ठंडी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, तुम पीछे क्यों छुप रही हो? बाहर आओ। आसी डर के मारे रॉकी की शर्ट को और भी ज़्यादा मुट्ठी में दबाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी। क्रिस गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, फायरफ्लाई, लास्ट टाइम कहूँगा, बाहर आओ और बताओ क्या बात है। क्रिस की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आसी जल्दी से दौड़कर आगे आई और दोनों हाथ आगे की तरफ बांधकर सर झुकाकर धीमी आवाज़ में लेकिन जल्दी जल्दी से बोली, हम लोगों को पार्टी करनी है और तुम्हारी परमिशन चाहिए। साइको प्लीज़ मना मत करना। आसी ने बड़ी मासूमियत से यह शब्द कहते थे। क्रिस ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, पार्टी? लेकिन किस लिए? वह निक के रिकवर करने की खुशी में और उसका बर्थडे भी है ना, तो हम उसे एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। बहुत बड़ी नहीं, बस छोटी सी पार्टी करनी है। आसी फिर सीधी खड़ी होकर अपना सिर झुकाए हुए दोबारा बोली, हमने गलती से तुम्हें पूछे बिना ही निक के सामने यह बात कर दी और अब निक अपने बर्थडे को लेकर एक्साइटेड है। अगर उसका बर्थडे नहीं हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। प्लीज़ परमिशन दे दो ना साइको जी। आसी बड़ी मासूमियत से अपनी उंगली दिखाकर बोली, हम ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, बस इत्तू सा मचाएंगे। आसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर क्रिस अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, ध्यान देना, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, निक को प्रॉब्लम होगी। कहकर क्रिस वहाँ से जाने लगा। तभी आसी और रॉकी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तभी आसी ने बात को क्लियर करने की कोशिश करते हुए कहा, इसका मतलब तुमने हाँ कर दी साइको जी? बटलर से कहकर इंतज़ाम करवा लेना। कहकर क्रिस जाने लगा और इसकी इजाज़त मिलते ही रॉकी और आसी खुशी से उछलने लगे। साइको मान गया, साइको मान गया। एक्साइटमेंट में रॉकी और आसी एक दूसरे के गले लगने लगे। दूर से क्रिस मुड़कर दोनों की चेहरे की मुस्कान देख रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।
लेकिन तभी दोनों को एक दूसरे के गले लगते हुए देखकर उसका चेहरा एक बार फिर सख्त हो गया। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लिया। उसे एक बार फिर मन ही मन जलन हो रही थी। उसने अपने कदम सीढ़ी की तरफ बढ़ाते हुए बिना उनकी तरफ देखे उन पर चिल्लाते हुए कहा, अब बच्चों की तरह उछलना कूदना बंद करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। क्रिस की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रॉकी और आसी एक दूसरे से अलग हुए और डर के मारे अपने अपने कमरे की ओर दौड़ गए। आसी और रॉकी दोनों ही की बॉन्डिंग बिल्कुल समर और आसी की बॉन्डिंग की तरह हो गई थी। दोनों को देखकर कोई नहीं कहता कि इन दोनों की दोस्ती 1 महीने पहले की ही है। आसी जल्दी से अपने कमरे में आकर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई और बिस्तर पर गिरते ही एक बार फिर दुनिया से बेखबर वह गधे घोड़े सब कुछ बेचकर सो गई। अब रात लगभग 2 बजे एक काला साया एक बार फिर आसी के कमरे में आया और धीमे कदमों से आसी के बेड के पास आकर उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। इस बार भी आसी ने ब्लैंकेट को लात मारकर नीचे फेंक दिया था और अपने हाथ पैर पसार कर कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी। 2 पीस नाइट सूट पहन रखा था जो ऊपर से एक शर्ट की तरह था। उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और नीचे शॉर्ट्स पहनी थी। आसी की नाइट शर्ट पेट के पास से ऊपर उठ गई थी, जिसे देखकर क्रिस के दिल में बेचैनी होने लगी थी। उसे अपने अंदर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह किसी तरह अपनी नज़र दूसरी तरफ करके नीचे गिरे हुए ब्लैंकेट को उठाकर आसी को कवर करने गया। वह उसे ब्लैंकेट से कवर करने के लिए जैसे ही उसके करीब झुका, ना चाहते हुए भी एक बार फिर क्रिस की नज़र आसी पर पड़ी। क्रिस की नज़र आसी के मासूम चेहरे से होते हुए उसके बेली बटन तक आ गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और अपने हाथ को बढ़ाकर आसी के पेट को ढकने की कोशिश करने लगा। क्रिस अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग उससे काबू नहीं हो रही थी। उसने धीरे से आसी से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी फायरफ्लाई, बट मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। क्रिस आसी के होठों पर हल्के से किस करने लगा और उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर टेबल लाइट को ऑफ कर दिया। अब आसी को अपने करीब महसूस करके क्रिस को अंदर से सुकून मिल रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे आसी के बालों में चल रहे थे। आसी को इस बात का एहसास ही नहीं था क्योंकि क्रिस बहुत धीरे धीरे से कर रहा था, लेकिन फिर वह ना चाहते हुए भी उसकी पकड़ अब आसी पर मजबूत हो रही थी, जिसके कारण आसी भी धीरे धीरे कसमसाने लगी थी और उसकी आंखें खुल रही थीं और वह धीरे से उठने को हुई। अचानक अपने पास पर किसी को हावी हुआ महसूस करके वह अपने हाथों से उसके सीने पर धक्का मारकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। यह महसूस होते ही आसी जाग चुकी है। क्रिस किसी तरह खुद को काबू कर उससे दूर हुआ और आसी जल्दी से लंबी लंबी सांस लेते हुए लाइट को ऑन करती है और पूरे कमरे में देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, भूत भूत भूत। आसी ने देखा कमरे में कोई नहीं है। भूत आया था क्या? लेकिन भूत मेरे पास कैसे आ सकता है? मेरे गले में तो कान्हा जी का लॉकेट है। आसी कान्हा जी के लॉकेट को अपनी आंखों से लगातार चूमते हुए बोली, कान्हा जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है कि कोई मुझे खाना चाहता है। प्लीज़ अपनी आसी का ख्याल रखना। वह अब इसे अपना बुरा सपना समझकर ब्लैंकेट को जल्दी से अपने शरीर से कवर करके मुंह छुपाकर सो गई। इधर दूसरी तरफ क्रिस जल्दी से अपने कमरे में आया। इस वक्त वह बहुत ही घबराया हुआ था। वह जल्दी से बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। वह खुद से कंट्रोल खो चुका था। उसने अपनी हॉटनेस फील हो रही थी। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और गुस्से में दीवार पर पंच मारते हुए अपने आप से बोला,
यह मैं क्या कर रहा हूँ? क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद पर काबू क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका मासूम चेहरा मुझे अपनी ओर खींच रहा है। क्यों अब उससे दूर रहना हर दिन मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं उसे रॉकी के करीब भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं अपने भाई से उसकी खुशियां ना छीन बैठूं। मुझे अपनी फीलिंग कंट्रोल करनी होंगी। मैं उसके लिए सिर्फ एक प्रोटेक्टर हूँ, मैं उसका लवर नहीं बन सकता। लेकिन मैं क्या करूं? यह दिल मुझसे बगावत कर रहा है। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी मासूमियत, उसका मायूस चेहरा, उसकी खूबसूरती मुझ पर हावी हो रही है। मुझे जल्द से जल्द इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूं। क्रिस कुछ देर यूं ही शावर के नीचे इस कदर उलझ रहा था। फिर कुछ देर बाद वह शावर बंद करके बोला, मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर क्रिस, निक, रॉकी और आसी चारों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्रिस हमेशा की तरह हेड सीट पर बैठा हुआ था। निक की व्हील चेयर उसके बगल में थी। उसके बाद आसी और लास्ट में रॉकी बैठा हुआ था। आसी खुद ब्रेकफास्ट करते हुए अपने हाथ से निक को भी खिला रही थी और साथ ही रॉकी की तरफ झुककर शायद पार्टी के सिलसिले में उससे कुछ बातें कर रही थी। रॉकी भी मुस्कुराते हुए आसी से बातें कर रहा था। दोनों बहुत धीमे धीमे खुसफुसा रहे थे ताकि क्रिस डिस्टर्ब ना हो, लेकिन दोनों को इतना करीब देखकर क्रिस का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसे बुरा लग रहा था। रॉकी ब्रेकफास्ट करते हुए एक बाइट आसी के मुंह में भी डाल दे रहा था और आसी भी मासूमियत से खाते हुए उससे बातें कर रही थी। तभी राका डाइनिंग हॉल में लिंडा के साथ एंटर करता है। राका ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग किंग, और वहाँ बैठे बाकी सबको भी अदब से ग्रीट किया। राका की बात का क्रिस कोई जवाब नहीं देता। वह हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। राका ने आसी को ग्रीट करते हुए वक्त उसे लिटिल मैडम कहा था, जिसे सुनकर लिंडा का चेहरा हैरानी से भर गया। आखिर राका एक बाहर की लड़की को लिटिल मैडम क्यों कह रहा है? एक बार फिर लिंडा आसी को हैरान होकर ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इस वक्त उसके सामने एक छोटी सी लड़की, जिसने लाइट येलो कलर का फ्रॉक, कानों में छोटे छोटे ईयररिंग, खुले बाल जिसमें 2-3 क्लिप और हेयर बैंड लगा रखा था, छोटा सा चेहरा और चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। लिंडा को आसी से खूब जलन हो रही थी। आसी के अंदर से लिंडा को कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती थी। फिलहाल तो वह कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वह बस आसी को घूर कर देख रही थी। राका और लिंडा क्रिस के बगल में खड़े थे। तभी रॉकी ने मुस्कुराकर राका को गुड मॉर्निंग विश किया और लिंडा और राका को डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने साथ ब्रेकफास्ट करने का ऑफर दिया। फिलहाल क्रिस के चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। उसने धीरे से सिर हिला दिया और राका और लिंडा डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अब बटलर धीरे से आगे आया और उन दोनों को भी खाना सर्व किया। तभी आसी ने मुंह फुलाते हुए राका से कहा, राका भैया जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। यह सुनकर राका परेशान होते हुए बोला, अरे क्या हुआ लिटिल मैडम, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ हुई है गलती, और छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। कहते हुए आसी ने फिर से मुंह फुला लिया। अब राका ने परेशान होते हुए पूछा, अरे लेकिन ऐसी भी क्या गलती हुई है मुझसे लिटिल मैडम, बताइए तो सही। तो इस पर आसी ने मासूमियत से पाउट बनाते हुए कहा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं ना, और मैं आपके सामने इतनी सी हूँ, बिल्कुल क्यूट डॉल की तरह, तो आप मुझे लिटिल मैडम क्यों कहते हैं? मैं आपको भैया कहती हूँ तो आप मुझे मेरे नाम से भी पुकार सकते हो ना। यह सुनकर राका को 1 मिनट के लिए सदमा लगा,
फिर उसने धीरे से तिरछी नज़र से क्रिस को देखा और महसूस किया कि क्रिस के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए हैं। उसकी मुट्ठियां हाथों में पड़े हुए चम्मच के ऊपर कस गई थीं। शायद आसी की यह बात क्रिस को अच्छी नहीं लगी। यह महसूस करके राका डर गया और उसने जल्दी से आसी को मना करते हुए कहा, लिटिल मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। आप लिटिल मास्टर की दोस्त हैं और इस घर की मेहमान हैं। मैं आपको लिटिल मैडम ही कहूँगा। अरे लेकिन राका भैया, इससे पहले आसी आगे कुछ कह पाती, अचानक ही उस हाल में एक गुस्से भरी आवाज़ गूंज गई, शट अप फायरफ्लाई, तुम यहाँ किसी से रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हो। लोगों से जितना कम बातें करोगी उतना ही बेहतर होगा। अपने काम से काम रखो, समझी? क्रिश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग कांप गए, लेकिन आसी को डांट पड़ते हुए देखकर ना जाने क्यों लिंडा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मानो उसके जलते हुए दिल को थोड़ी ठंडक मिली हो। आसी भी पूरी तरह डर गई। उसने जल्दी से अपना सर नीचे करके एक नज़र रॉकी को देखा, फिर अपने निचले होठ को बाहर निकालकर रोने को हो गई। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ ही गए थे। तभी कृष्ण ने एक बार और चिल्लाकर कहा, रोने की कोशिश मत करना, वरना पार्टी कैंसिल करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यह सुनकर आसी ने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर करते हुए अपने आंसू रोककर कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही थी, वह तो आंखों में कचरा चला गया था। फिर आसी रॉकी की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, है ना रॉकी, तुम ही कुछ कहो ना। और रॉकी को अपनी कहानी से मारते हुए बात संभालने के लिए कहने लगी। इस पर रॉकी जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत कचरा हो गया है आजकल। इतने में आसी मासूमियत से क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, देखा, मैं नहीं रो रही थी, पार्टी कैंसिल मत करना वरना निक का दिल टूट जाएगा। है ना निक, तुम भी कुछ बोलो ना। कहते हुए आसी ने मासूमियत से निक की तरफ देखा तो निक ने भी अपने हाथों के सहारे से कहा में जवाब दिया। अब आसी गुस्से में रॉकी की तरफ देखते हुए दांत पीसकर बोली, अरे सब कुछ मैं ही बोलूँगी, क्या तुम लोग भी तो कुछ समझाओ ना इस साइको को। मेरा मतलब अपने किंग जी से रिक्वेस्ट करो कि वह पार्टी कैंसिल ना करें। अब रॉकी जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ क्रिश, पार्टी कैंसिल मत करो। वह बेचारी नहीं रो रही थी, वह तो बस राका से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन तुम तो हमेशा अपना सड़ा हुआ, मेरा मतलब खूबसूरत सा चेहरा लेकर बैठे रहते हो। यह बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। क्रिस यह देखकर हैरान था कि आसी धीरे धीरे सभी को अपनी साइड कर रही थी, पहले रॉकी, फिर निक और अब राका को भी। रॉकी की बात सुनकर क्रिस ने उसे घूरकर देखा, फिर गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर खड़ा होते हुए बोला, अपनी बेवकूफ़ दोस्त को समझा दो, पार्टी अच्छे से होनी चाहिए और यह अपना बेवकूफ़ चेहरा किसी को ना दिखाए वरना मुसीबत में फंस जाएगी। और हाँ, सिर्फ 100 लोग ही अलाउड हैं पार्टी में। कहकर क्रिस कठोर चेहरे के साथ तेज कदमों से सीढ़ी के रास्ते ऊपर कमरे की तरफ चल गया और लिंडा भी उसके पीछे पीछे चली गई। आसी ने लिंडा को क्रिस के पीछे जाते हुए देखा। लिंडा ने इस वक्त बहुत ही हॉट ड्रेस पहन रखी थी। उसने थाई की बॉडी हैंगिंग शर्ट, लाइट पिंक ड्रेस पहन रखी थी, लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर जिनकी उसने पोनी टेल बना रखी थी, कानों में बड़े बड़े खूबसूरत ईयररिंग, एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में मोबाइल, पैरों में हाई हील्स, पेंसिल सैंडल, चेहरे पर मेकअप और कजरारी आँखें। लिंडा बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश लेडी लग रही थी, बिल्कुल किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह। क्रिस गुस्से में आसी को अपनी पसंद की लड़की का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया था, लिंडा उसमें बिल्कुल फिट बैठती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव फिगर, 5 फीट 9 इंच हाइट,
जो क्रिस की हाइट और 8 पैक एब्स के साथ बहुत ही अच्छी जचती थी, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल की तरह। आसी ने ध्यान दिया था लिंडा क्रिस का काफ़ी काम संभालती थी, जिससे यह साबित होता था कि वह काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। उसके चलने का स्टाइल भी रैंप पर चल रही किसी मॉडल की तरह था। जैसा कि क्रिस ने उसे बताया था कि उसे बेवकूफ़ बचकानी हरकतें करने वाली और स्मॉल फिगर वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। सही मायने में लिंडा के पास वह हर गुण था जो किसी भी मर्द का दिल धड़कने के लिए काफ़ी होता है। आसी ने लिंडा को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और फिर उसके दिल में एक दर्द उठा। उसका चेहरा अचानक ही मायूस हो गया, यह सोचकर कि जब क्रिस के पास इतनी अच्छी ऑप्शन है तो वह क्यों ही उसकी तरफ देखेगा। फिर उसने सोचा कि शायद वही पागल है जो बेवकूफ़ी में आकर क्रिस से प्यार कर बैठी। हालांकि वह क्रिस से थोड़ा नाराज़ है, लेकिन यह इश्क बहुत कमीनी चीज़ है, उसी से हो जाती है जिसे आपकी कदर नहीं होती। आसी का मायूस चेहरा रॉकी और राका ने भी नोटिस कर लिया था। निक भी अपनी तिरछी नज़रों से आसी को देख रहा था और अब शायद वह भी कुछ समझने लगा था, लेकिन बहुत कुछ समझने में उसे भी वक्त लगने वाला था। तभी राका ने आसी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे यहाँ पार्टी की बात चल रही है, क्या कहीं पार्टी होने वाली है? कोई मुझे बताएगा कि किस खुशी में? यह सुनकर आसी का ध्यान राका की तरफ गया। रॉकी ने मुस्कुरा कर राका को बताया, तुम भूल गए कल निक का बर्थडे है और इसी खुशी में हम लोग पार्टी करने वाले हैं। और पता है, यह सारी प्रिपरेशन आसी के बताए हुए तरीके से होगी। इस पर राका ने खुश होते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं भी आऊँगा पार्टी में, मुझे इनविटेशन मिलेगा ना? तभी आसी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। रॉकी, अब हमें चलना चाहिए, हमें बहुत सारा काम है, पार्टी की प्रिपरेशन और प्लानिंग करनी है। हाँ ठीक है, चलो, कहकर रॉकी ने राका को बाय बोला और निक की व्हील चेयर को खींचते हुए बाहर गार्डन की तरफ ले आया। कुछ देर बाद निक, आसी और रॉकी गार्डन में बैठे थे। निक अपनी व्हील चेयर पर था और उसकी फिजियोथेरेपी चल रही थी और आसी रॉकी के साथ आलती पालती मारकर नीचे घास पर बैठी हुई थी और तीनों मिलकर पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। आसी थीम पार्टी के लिए रॉकी से आइडिया मांग रही थी। कुछ समझ न आने पर आसी ने अपना दिमाग लगाया और उसने रॉकी को जो आइडिया दिया उसे सुनकर रॉकी बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने मिलकर सामान की और मेहमानों की लिस्ट बनाई और बटलर को दे दी। यह सब प्लानिंग और डिस्कशन करते हुए आसी और रॉकी खूब एक्साइटेड थे। वह एक दूसरे को बात बात पर ताली दे रहे थे। कभी आसी के जोक्स पर दोनों खूब हंसते। यह नज़ारा अपनी विंडो की खिड़की पर खड़े होकर क्रिस भी देख रहा था, जो इस वक्त लिंडा से बात कर रहा था। लिंडा क्रिस के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। आसी और रॉकी को इतना खुश और एक दूसरे के करीब देखकर एक बार फिर क्रिस के दिल में दर्द होने लगा था। क्रिस की नज़र आसी पर ही टिकी हुई थी और क्रिस अपने अंदर जलन महसूस कर रहा था, जिसे लिंडा भी नोटिस कर चुकी थी और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थीं। वह टेढ़ी नज़र से एक बार आसी को और एक बार क्रिस को देख रही थी। कहते हैं, ऊपर वाले ने औरत को एक ऐसी नज़र दी है जो वह मर्द की नज़र को देखकर ही पहचान जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यही लिंडा के साथ हो रहा था। वह क्रिस की नज़रों को पहचान चुकी थी और अब तो उसकी जलन उसे खुद में सहन नहीं हो रही थी। तभी अचानक ही क्रिस ने लिंडा से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लिंडा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर गार्डन में निक का फिजियोथेरेपी सेशन खत्म हो चुका था। रॉकी ने उसे उसके कमरे में भिजवा दिया ताकि वह आराम कर सके। रॉकी और आसी अभी भी कुछ बातें कर रहे थे
और साथ ही साथ ब्राउनी के साथ भी खेल रहे थे। तभी रॉकी को किसी का कॉल आया और वह आशी को एक्सक्यूज़ मी बोलकर कॉल रिसीव करने दूसरी तरफ चला गया। आशी के हाथ में इस वक्त बॉल थी जिसके साथ ब्राउनी खेल रहा था। आशी बॉल फेंक रही थी और ब्राउनी उसे पकड़कर ला रहा था। इस बार जो आशी ने बॉल फेंकी तो वह बॉल स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। आशी ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि ब्राउनी तेज़ रफ्तार में स्विमिंग पूल की तरफ भागा और गलती से पूल के अंदर ही गिर गया। यह देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह जोर से चिल्लाई, ब्राउनी! आशी ने आव देखा ना ताव और ब्राउनी को बचाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा दी। क्या आशी ब्राउनी को बचा पाएगी या खुद आशी को बचाने के लिए किसी को आना होगा? आइए सुनते हैं और पढ़ते हैं। आशी को तैरना नहीं आता था, लेकिन ब्राउनी को बचाने के चक्कर में वह इस बात को भूल गई। वह किसी तरह हाथ पैर मारते हुए छोटे से ब्राउनी को अपनी गोद में ले चुकी थी और कंधे पर बिठाकर हाथ पैर मार रही थी और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। लेकिन किसी भी गार्ड का ध्यान उस तरफ नहीं आ गया था, क्योंकि सभी उससे काफ़ी दूर थे और विला की रखवाली कर रहे थे। अगले ही पल क्रिस, जो इस वक्त उसे 8 माले के विलास के सबसे ऊपर टेरेस पर था और राका और लिंडा से काम के सिलसिले में कुछ बातें कर रहा था, उसने आशी को डूबता हुआ देख लिया और घबरा कर चिल्लाया, फायरफ्लाई! उसने एक पल की भी देरी नहीं की और टेरेस से सीधा पानी में छलांग लगा दी, क्योंकि यह स्विमिंग पूल बिल्डिंग के बहुत करीब था और टेरेस के बिल्कुल नीचे। अचानक क्रिस को कूदते हुए देखकर राका भी हक्का बक्का रह गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, अचानक क्रिस बिल्डिंग से नीचे क्यों छलांग लगा रहा है। लिंडा की तो मानो सांसें ही अटक गईं। दोनों ने छत से नीचे की तरफ झांक कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि क्रिस स्विमिंग पूल में आशी के साथ था। आशी के डर के मारे जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने के कारण और मुंह खोलकर हेल्प मांगने के कारण काफ़ी पानी उसके पेट में चला गया था और वह लगभग बेहोश होने लगी थी। अगले ही पल क्रिस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और जल्दी से स्विमिंग पूल के बाहर फर्श पर लाकर उसे पेट के बल करके पीठ को रब करने लगा, जिससे आशी ने बहुत सा पानी बाहर फेंक दिया। फिर क्रिस ने उसे सीधा लेटाकर उसकी नाक के पास उंगली लगाकर देखा। आशी की सांस धीमी चल रही थी। क्रिस ने जल्दी से अपने मुंह से उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। फायरफ्लाई वेकअप, वेकअप फायरफ्लाई वेकअप। क्रिस जल्दी जल्दी उसे अपने होठों से सीपीआर दे रहा था, उसकी चेस्ट और पेट को प्रेस करके पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अब तक सभी लोग भी वहां आ चुके थे। रॉकी ने परेशान होते हुए पूछा, यह सब कैसे हुआ? तभी क्रिस जोर से चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप क्वेश्चनिंग और कॉल द डॉक्टर। क्रिस की आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। यह सुनकर राका ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तभी आशी खांसते हुए अचानक होश में आई। उसे होश में आते हुए देखकर क्रिस को थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। उसने एक्साइटमेंट में आकर जल्दी से आशी को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को रब करते हुए उसे सहारा देने लगा। यह नज़ारा रॉकी भी देख रहा था और लिंडा की तो आंखें ही बाहर आ गई थीं। क्या तुम ठीक हो फायरफ्लाई? थैंक गॉड तुम ठीक हो। क्रिस ने आशी को बहुत जोर से गले लगा रखा था। यह देखकर आशी ने अपने छोटे छोटे हाथों को उसके सीने पर रखकर थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, साइको छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रही। यह सुनकर क्रिस ने आशी को थोड़ा सा ढीला छोड़ा, पर उसने अभी भी उसे अपने सीने से लगा रखा था। आशी ब्राउनी के लिए परेशान होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा ब्राउनी कैसा है? वह ठीक तो है ना? आशी की बात सुनकर क्रिस, जो अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ था, अब उसकी आंखें गुस्से में लाल होने लगीं।
उसके माथे की नसें उभर आईं। वह अब अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और अपने हाथों से आसी के बालों को पकड़कर उन्हें दबाकर उसके चेहरे को ऊपर कर दिया, जिससे आसी की तीखी चीख निकल गई। साइको, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। इस पर क्रिश अपने चेहरे को आसी के चेहरे के करीब करके गुस्से में दांत पीसते हुए अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर बोला, दर्द हो रहा है? हाँ, यह दर्द उस वक्त क्यों नहीं होता जब तुम बेवकूफ़ियाँ करती हो। आज तुम्हारी गलती के कारण तुम जानती भी हो क्या हो सकता था। एक कुत्ते के पिल्ले को बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गई। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो जानती हो क्या हो सकता था तुम्हारे साथ, तुम मर जाती। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो फायरफ्लाई। आसी की आंखों से आंसू बह रहे थे और आसपास खड़े सभी लोग क्रिस का गुस्सा देखकर डर गए। रॉकी आसी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्रिस ने अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे घूर कर देखा और उसे स्विमिंग वार्निंग देते हुए बोला, खबरदार जो किसी ने इसकी साइड लेने की कोशिश की, मैं भूल जाऊंगा कि वह मेरा कुछ लगता है। क्रिस की वार्निंग सुनकर आशी रॉकी डरकर अपने कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि इस वक्त क्रिस बिल्कुल शैतान लग रहा था। आशी डर के मारे सुबक रही थी और अपने हाथों से क्रिस के हाथों से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वह नाकामयाब रही। उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू बह रहे थे। क्रिस गुस्से में अपने दांत पीसते हुए एक बार फिर बोला, तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं फायरफ्लाई, क्योंकि तुम अभी मेरे असली रूप से अनजान हो। अगर तुम अपनी यह मासूमियत बरकरार रखना चाहती हो तो कभी भी मेरे पेशेंस को मत आजमाना। बेवकूफ़ियाँ उतनी ही करना जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना हो, वरना जिस दिन मैंने अपना कंट्रोल खो दिया उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्रिस गुस्से में आग उगल रहा था और आसी पर भड़क रहा था। तुम्हें हर चीज़ अलाउड है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं, समझी तुम। क्रिस ने जोर से आसी के बालों को झटक दिया। आसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला हो। क्रिस के हाथों से आज़ाद होते ही वह अपना सर पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रोने लगी। आसी का सर घूम रहा था, वह बेहोश होने वाली थी। क्रिस ने इस बार बिना किसी की परवाह किए आसी को अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ तेज कदमों के साथ चला गया। आसी का चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था। वह अभी कुछ कहने या सुनने की हालत में नहीं था। सभी लोग क्रिस के पीछे पीछे आसी के कमरे में आ गए। क्रिस ने आसी को बेड पर लेटा कर जोर से चिल्लाकर कहा, डॉक्टर कहाँ हैं? फ्रैंक कहाँ हो? कहते हुए क्रिस जैसे ही सभी लोगों को घूरा, उनके पीछे से एक कांपती हुई और डरी हुई आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ किंग। आसपास खड़े सभी लोगों को साइड में धक्का देते हुए डॉक्टर फ्रैंक जल्दी से दौड़ते हुए आगे आए और हाँफते हाँफते बोला, मैं यहाँ हूँ किंग। क्रिस ने अपनी सख्त नज़र से डॉक्टर फ्रैंक को देखते हुए कहा, जल्दी से इसे चेक करो। कहते हुए क्रिस ने आसी की तरफ इशारा किया, जो इस वक्त बेड पर बेहोश पड़ी थी। आसी को एक बार फिर देखकर डॉक्टर फ्रैंक की आंखें हैरानी से बाहर आ गईं और वह हैरान होते हुए बेख्याली में बोला, अगेन। लेकिन जैसे ही डॉक्टर फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी नज़र क्रिस के कठोर चेहरे पर पड़ी और उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, आई मीन जस्ट चेकिंग। कहते हुए वह आसी के पास बगल में बेड पर बैठ गया। यह देखकर तो क्रिस का चेहरा गुस्से में और लाल होने लगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर फ्रैंक आसी को छूता उसे अपनी पुरानी भूल याद आ गई। वह पिछली बार उसने आसी को छूने की कोशिश की थी और क्रिस गुस्से में पागल हो गया था। यह याद आते ही डॉक्टर फ्रैंक जल्दी से कूदकर बेड से उतरकर खड़े होकर अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए तिरछी नज़र से क्रिस को देखा। आसपास खड़े सभी लोगों को डॉक्टर फ्रैंक का बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा है। वह लोग इतना तो जानते थे कि यह सभी
क्रिस के डर से हो रहा है, लेकिन इसकी असली वजह आसी है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी क्रिस ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम उसे चेक करोगे या मैं तुम्हें चेक करूं अभी इसी वक्त? नहीं नहीं, मैं चेक कर रहा हूं किंग। डॉक्टर फ्रैंक ने जल्दी से ग्लव्स पहनकर आसी को चेक करना शुरू कर दिया। उसने आसी को हल्का सा टच करके आसपास खड़े लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे इन्हें चेक करना है, तो क्या आप लोग बाहर जाएंगे प्लीज़? डॉक्टर फ्रैंक की बात सुनकर रॉकी, राका और लिंडा कमरे से बाहर चले गए, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक के मन में जिसको बाहर भेजने का इरादा था वह तो अभी भी वहीं खड़ा था। क्रिस अपनी जलती हुई निगाहों से डॉक्टर फ्रैंक को देखते हुए बोला, मैं यहीं खड़ा हूँ और तुम इसे मेरे सामने चेक करोगे, फास्ट। क्रिस का चेहरा इस समय काफ़ी डरावना था। डॉक्टर फ्रैंक ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी से आसी को चेक करने लगा। उसने आसी को चेक करके एक इंजेक्शन तैयार किया और आसी को इंजेक्शन दे दिया। फिर जल्दी से खड़ा होकर क्रिस से बोला, किंग, यह डर के मारे बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मैं मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, टाइम पर दे देना। फिर सर झुकाकर डरते हुए बोला, किंग, क्या मैं जा सकता हूँ? क्रिस ने बिना कुछ बोले अपनी आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। अब जाकर डॉक्टर फ्रैंक की जान में जान आई। वह तुरंत वहां से भागने को हुआ कि तभी क्रिस की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी, डॉक्टर, तुम्हारे हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर की टीम विद लेडी डॉक्टर, मुझे 24x7 मेरे बिला पर चाहिए, वह भी लाइफ टाइम। जल्दी से अरेंज करो और भूलना मत कि तुम भी उस टीम में रहोगे। अब तुम जा सकते हो। क्रिस की बात सुनकर तो डॉक्टर फ्रैंक की हार्टबीट ही बंद हो गई। उस बेचारे को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे साक्षात अपने सामने यमराज नजर आ रहा था, क्योंकि अब उसे 24 घंटे इस ड्रैगन के सामने रहना होगा, वह भी अपनी पूरी टीम के साथ, मतलब जिंदगी भर की कैद। डॉक्टर फ्रैंक के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी ने फिनाइल पीने के बाद खुद को फांसी पर लटका लिया हो, पर बेचारा कुछ नहीं कह सकता था। वह अगले ही पल वहां से 9-2-11 हो गया। क्रिस अपने धीरे कदमों से आसी के सामने आया और बिस्तर पर सोई हुई आसी को अपनी कठोर नज़रों से देखने लगा। तुम अपने बारे में सोचना कब शुरू करोगी फायरफ्लाई? मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी नादानियाँ मुझे तुम्हारे करीब लाने के लिए मजबूर कर देती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं हर डोर तोड़ने को मजबूर हो जाऊंगा। कहकर क्रिस ने एक नज़र आसी को ऊपर से नीचे तक देखा, जो इस वक्त पूरी तरह से भीगे हुए बदन में थी। क्रिस ने बिना कुछ ज़्यादा सोचे और बिना किसी चीज़ की परवाह किए दरवाजे को लॉक किया और अलमारी से आसी के कपड़े निकालकर उसके बगल में बेड पर बैठ गया और कमरे की लाइट को डिम किया। फिर उसने अपने हाथों से आसी को कपड़ों को खोलना शुरू किया। एक एक करके उसने आसी के हर एक कपड़े को बेड के नीचे फेंक दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने हाथों से उसे कपड़े पहना दिए। इस वक्त क्रिस के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे वह अपनी वाइफ के कपड़े बदल रहा हो। हालांकि उसके दिल में अभी भी बहुत सी भावनाएं उमड़ रही थीं, लेकिन इस वक्त उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। थोड़ी ही देर में उसने आसी को कपड़े पहना दिए और अपनी गोद में उठाकर उसे सोफे पर लिटा दिया। फिर उसने अपने हाथों से उसकी बेडशीट चेंज की और वापस आसी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। क्रिस अपने इमोशनल लेस चेहरे के साथ आसी को देखते हुए उसके होठों पर लाइट किस करके अपने आप से बोला, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया।
क्रिस ने बाहर हॉल में आकर देखा तो लिंडा, राका और रॉकी उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर फ्रैंक ने उन लोगों को पहले ही सब बता दिया था। अब रॉकी क्रिस पर चिल्लाकर बोला, क्रिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह बस शट अप, शी हिट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर्स। और मैं उसके मामले में किसी से सलाह नहीं चाहता। उसे समझाना होगा क्या सही है और क्या गलत। वेल, वह अभी आराम कर रही है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्रिस ने अपना फरमान सुनाया, फिर लिंडा और राका को अपनी कठोर नज़र से देखते हुए बोला, और तुम लोग, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही जिसे तुम एंजॉय कर रहे हो। तुम अपने काम पर वापस चले जाओ। कहकर क्रिस एक्सप्रेशनलेस लिए डार्क फेस के साथ वहाँ से तेज कदमों के साथ बाहर चला गया। रॉकी क्रिस का यह रूप देखकर हैरान रह गया। आशी को उसने पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी बताई। ना जाने क्यों रॉकी का दिल नहीं मान रहा और वह आशी के कमरे में जाकर उसे देखने लगा। लेकिन कमरे का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि आशी के कपड़े बदले हुए थे, बेडशीट चेंज थी, जो देखकर उसके चेहरे पर काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन थे। क्योंकि जो इंसान इस पैलेस में एक किंग की तरह रहता है, अपने हाथ से पानी का गिलास उठाकर भी नहीं पीता, वह इस लड़की की देख रेख कर रहा है। उसकी बेडशीट चेंज करना, उसके कपड़े चेंज करना। रॉकी को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह सब क्रिस ने किया है, क्योंकि उस वक्त आशी के आसपास कोई भी फीमेल मेड नहीं थी। रॉकी वहाँ से अपने कमरे में चला गया और अब बिस्तर पर पेट के बल लेटकर क्रिस के बारे में सोचने लगा। क्रिस की एक एक हरकत, उसकी एक एक बात और एक एक एक्सप्रेशन रॉकी को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। क्रिस भले ही आशी के सामने कठोर नज़र आता है, उसे डांटता है, पर हमेशा उसकी चिंता करता है। आशी को एक कांटा भी लग जाए तो क्रिस तड़प उठता है। इधर दूसरी तरफ क्रिस एक ब्लैक लेदर किंग साइज चेयर पर अपने हाथ पसारकर किसी राजा की तरह टेबल के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था और राका उसके सामने एक दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। क्रिस ने राका को ऑर्डर दिया, मुझे 24 घंटे हॉली ट्रेंड फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए उसके आसपास। इस शहर के बेस्ट डॉक्टर की टीम डॉक्टर फ्रैंक के साथ विला के अंदर चाहिए। मैंने डॉक्टर फ्रैंक को ऑर्डर दे दिया है, थोड़ी ही देर में वह अपनी टीम के साथ आते होंगे। उनके मिनी हॉस्पिटल को विला के पीछे शिफ्ट किया जाए और यह आज ही हो जाना चाहिए। राका क्रिस की बातों को सुनकर थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर झुकाकर ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, ओके किंग। फिर क्रिस कुछ सोचकर बोला, कल पार्टी है, कुछ काम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कहकर क्रिस ने राका को कुछ समझाया। राका उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अपनी बात को पूरा कहते हुए क्रिस बोला, और हाँ, अपनी टीम को कान और आंखें एक्टिव रखने के लिए कह देना, कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। कहकर क्रिस वहाँ से चला गया और राका हैरानी से उसे बस देखता ही रह गया। वह समझ चुका था क्रिस आशी की सेफ्टी को लेकर परेशान है। वह लड़की हमेशा अपनी नादानियों से खुद को तकलीफ़ में डाल देती है और अब क्रिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। रॉकी मुस्कुराते हुए धीरे से अपने आप से बोला, उफ, यह मोहब्बत बगावत करने को मजबूर कर देती है। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। क्या रॉकी देगा कुर्बानी अपने प्यार की? किसे चुनेगी आशी? क्या रॉकी प्यार के लिए करेगा अपने भाई से बगावत? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी के साथ। अगर आपको आशी और क्रिस की कहानी अच्छी लग रही हो या आपको इस कहानी का कोई सा पार्ट, कोई सा एपिसोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।